बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को यूपी उपाध्यक्ष पद से हटा दिया। जी हां, दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में दयाशंकर सिंह ने मायावती से माफी मांग ली थी। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने एक्शन ले लिया है दयाशंकर सिंह के उस बयान पर, जिन्होंने उस मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और अब दयाशंकर सिंह को यूपी के वाइस प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया है। अब वो यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष नहीं है। और ये भी है कि दयाशंकर सिंह ने माफी भी मांग ली है मायावती से। क्योंकि मायावती का वजूद अब समाप्त हो रहा है। जो काशीराम जी ने जो उन्होंने BS4 बनाया था, जो सपना उन्होंने देखा था काशीराम जी, उस सपने को मायावती जी चूर चूर कर रही हैं। आज मायावती जी आज टिकटों का इस तरह से बिक्री कर रही हैं। यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता, 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है। मायावती जी तो बड़ी नेता में एक छोटे से भी ऐसे किसी महिला के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे बात से यदि वैसा हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो पहले उन्होंने कहा और उसके बाद माफी मांगी। उधर यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर संसद में भी आज जमकर हंगामा हुआ। मऊ में दयाशंकर सिंह ने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए उनकी आपत्तिजनक तुलना कर दी। मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है, कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट करके उसको दे देती है। आज मायावती जी हो गई है। उन्होंने क्या ऐसी बातें कही है, लेकिन जानकारी करेंगे। अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात कही है तो उस पर पार्टी विचार करेगी। ये बीएसपी की जो बढ़ती हुई ताकत है, ये उसकी बौखलाहट है और कुछ नहीं है। राज्यसभा में भी दयाशंकर सिंह के विवादित बयान का मुद्दा उठा। अरुण जेटली ने खेद जताया तो बीएसपी ने दयाशंकर पर SC/ST एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई की मांग की। महिला और एक प्रमुख महिला नेत्री के संबंध में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे, इस बात का मुझे निजी तौर पे भी खेद है। उनको ये सब बच्चा नहीं लग रहा, इसलिए आज उनके जो पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, जिस तरीके का भाषा का, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं दिखा रहा था, बहुत अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि सब मुझे अपनी बहन समझते हैं। लेकिन मैंने किसी के भी ना कैरेक्टर के ऊपर, ना मैंने कोई व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैंने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं बोला। कभी किसी नेता को मैंने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। पूरा हाउस इस बात से अवगत है। बलिया जिले के रहने वाले दयाशंकर सिंह 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, बीजेपी के लिए क्या इसको सेटबैक माने, क्योंकि चुनावी मौसम आ चुका है और लगातार यूपी में हर पार्टी अपने लिए वहां पर वोट मांगने के लिए अपनी कमर कस रही है, वहां पर लोगों से मिल रही है, और ऐसे में उपाध्यक्ष का ऐसा बयान जो कहीं ना कहीं किरकिरी कराता हुआ पार्टी का। जी हाँ, देखिए, बीजेपी को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, बीजेपी के खासकर उपाध्यक्ष हैं दयाशंकर, और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता है। और इसको इनकी इस टिप्पणी को देखते हुए राजनीतिक हलकों में अगर आप देखें तो हर किसी ने निंदा की, क्योंकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कतई सभ्य समाज में नहीं की जा सकती है। तो कुल मिलाकर और इसका, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है, क्योंकि दलितों के ऊपर गुजरात में जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, गुजरात में जिस तरीके से उनके साथ पिटाई हुई है, उसको लेकर एक तरफ से बीजेपी की जो इमेज है वो डेंट तो हुई ही थी, साथ में उत्तर प्रदेश में भी अगर इस तरीके से बसपा के सुप्रीमो के ऊपर भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो बीजेपी की जो इमेज है वो कहीं ऐसी न हो जाए कि वो दलित विरोधी पार्टी है, और इसका नुकसान बीजेपी को आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं वहां ना उठाना पड़े। उसको देखते हुए पार्टी ने इनको उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। अब देखना है कि SC/ST एक्ट के तहत जो कार्रवाई की बात सतीश मिश्र ने कही है वो क्या होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये सही कह रहे थे संतोष की एक तरफ गुजरात का मामला, दूसरी तरफ ये टिप्पणी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल का वक्त सबब बन गए। उधर हम गुजरात के मामले की बात करते हैं। ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर आज संसद में बहस हो रही थी तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सो रहे थे। जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं। लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह बयान दे रहे थे। कांग्रेस के दूसरे सांसद गृहमंत्री के बयान पर हंगामा कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी सोते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी पर न हंगामे का असर, न ही बहस की फिक्र। सिर पर हाथ रखकर राहुल सो गए।
वो अंदर जाने से थोड़ी आराम मिल जाती है, तो आंख बंद करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर आ जाए, और आप बोलो सोते हैं, ये कोई तरीका है? देखिए, इससे कांग्रेस का वह चेहरा सबके सामने आ जाता है कि कितने सीरियस हैं वो इस दलित के महत्व पर। जब लोकसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो रही थी और राहुल गांधी सो गए थे, इससे आप समझ सकते हैं वो कितने संवेदनशील है और कितने गंभीर है दलित उत्पीड़न के मामले में। दिलचस्प यह है कि राहुल कल दलितों की पिटाई के मुद्दे पर ऊना जाने वाले हैं। कल जा रहा हूँ भैया मैं, कल जा रहा हूँ भैया मैं। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल संसद में बहस के दौरान सोते हुए दिखे हों। इससे पहले भी कई मौकों पर वो संसद में सोते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी को कई बार फजीहत का सामना करना पड़ा है। 16 जुलाई को दिल्ली में विजेंदर सिंह के बॉक्सिंग मैच के दौरान जब राहुल पहुंचे तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। 25 नवंबर 2015 को बेंगलुरु में राहुल ने छात्रों के सामने केंद्र की योजनाओं की आलोचना की तो छात्रों ने राहुल की हुटिंग की। 13 अगस्त 2015 को मानसून सत्र के दौरान राहुल के हाथ में भाषण के पॉइंटर्स वाली पर्ची कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 1 मई 2015 को राहुल ने नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए मोबाइल से देखकर संदेश लिखा, जिसका काफी मजाक बना। वीआरएल लॉजिस्टिक्स का एयरलाइन शुरू करने का प्लान टल गया है। जी हां, बड़ी खबर है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने अपनी एयरलाइन शुरू करने की योजना टाल दी है। तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स के बारे में जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने अपनी एयरलाइन शुरू करने की योजना टाल दी है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने शेयर बाजार से पैसे जुटाए थे और उनके कुछ बड़े प्लान थे, लेकिन अब खबर ये आ रही कि वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने अपनी एयरलाइन शुरू करने की योजना टाल दी है। और खबर एक और बड़ी बता दें आपको, मुंबई हाईकोर्ट से एफटीआईएल को राहत नहीं मिली है। जी हां, मुंबई हाईकोर्ट से एफटीआईएल को राहत नहीं मिली है। कल मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफटीआईएल की 2200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी, जिसके खिलाफ एफटीआईएल हाईकोर्ट गया था, लेकिन एफटीआईएल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। तो बड़ी खबर है, एफटीआईएल को मुंबई हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कल 2200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई थी ईओडब्ल्यू की तरफ से एफटीआईएल की, और अब खबर है कि एफटीआईएल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। चल संपत्ति जब्त करने के खिलाफ कोर्ट गई थी एफटीआईएल। तरुण मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, क्या कहें, एफटीआईएल को राहत नहीं मिली? बिल्कुल गौरव, बताना चाहूंगा कि आज एफटीआईएल बॉम्बे हाईकोर्ट मूव किया था कल के अटैचमेंट ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज उनको कोई अंतरिम राहत नहीं दी है और साफ कर दिया है कि इस केस को 25 जुलाई को ही सुना जाएगा। और एफटीआईएल का तर्क था कि उनके बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं, जिससे जो चेक्स हैं वो बाउंस हो सकते हैं और कंपनी के ऑपरेशन पे इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन जज का साफ तौर से मानना था कि करंट अकाउंट को सीज नहीं किया गया है, इस वजह से अंतिम राहत देना अभी की जरूरत लगी, इस वजह से आज अंतरिम राहत नहीं दी है। लेकिन ये एक साफ हो गया है कि जो कल का जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का जो ऑर्डर था उसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्राइमा फेसी मान लिया है और एक बड़ा झटका यहाँ पे एफटीआईएल को लगा है। 25 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तरुण, इस बारे में खबर आ रही है, 25 जुलाई को सुनवाई में क्या हो सकता है? बिल्कुल 25 जुलाई को इस बात की सुनवाई की जाएगी कि क्या जो ईओडब्ल्यू ने जो ऑर्डर पास किया है वो लीगल है या नहीं, क्योंकि आज भी जो एफटीआईएल के लॉयर थे वो यही तर्क दे रहे थे कि इंस्पेक्टर लेवल का ये ऑर्डर पास किया गया है और इससे क्योंकि बाकी 2 जगह भी ये केस चल रहे हैं, चाहे वो सीएलबी के अंदर के मामला हो या बॉम्बे हाईकोर्ट में जो 396 मैनेजमेंट रीशफल करने का मामला हो, हाँ। तो उन सभी तर्कों को यहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन 25 जुलाई तक जो है वो कंपनी को यहाँ पे एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो चेक्स हैं वो अब बाउंस हो सकते हैं, इस तरीके से एफटीआईएल की दलील है। यानी तो बड़ा सेटबैक है कहीं ना कहीं एफटीआईएल के लिए। अब मुश्किलों भरा समय कहा जाएगा इसको। एफटीआईएल के किसी रिप्रेजेंटेटिव से आपकी बात हुई तरुण, उन्होंने कुछ कहा कि उनके क्या प्लान्स होंगे अगर मुंबई हाईकोर्ट से उनको कुछ राहत नहीं मिलती, तो क्या आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं वो? देखिए, अभी एज पर द लॉ वो अभी सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 25 जुलाई का यहाँ पे उनको समय मिला है, तो उनको 25 जुलाई तक इंतजार करना होगा। और जो अटैचमेंट है उसको उसी के जरिए काम करना, उसी तरीके से कामकाज चलाना होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि आने वाले समय में अब जो भी यदि अटैचमेंट यदि सस्टेन करता है इस ऑर्डर पे, यदि कोई बॉम्बे हाईकोर्ट रिलीफ नहीं देता है,
तो जो FTIL जो लीगल एक्सपेंस जो अपनी बैलेंस शीट या अपनी PNL में दिखाता है उस पे अब कोर्ट की नजर रहेगी। तो ये एक मैनेजमेंट के लिए झटका होगा, क्योंकि जिग्नेश शाह की जो फीस है अब वो इंडिविजुअल बेसिस पे देनी पड़ेगी। शुक्रिया आपका तरुण इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल आप इस खबर पर नजर रखिए, आपसे आगे अपडेट लेंगे। तो FTIL को मुंबई हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है और 25 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। FTIL मुंबई पुलिस के EOW द्वारा उसकी चल अचल संपत्ति को जब्त करने के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट गया था, जहां से कोई राहत उनको नहीं मिली और 25 जुलाई को उनकी इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली RTO को आदेश दिया है कि वो पहले 15 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करे। NGT ने कहा कि जो गाड़ियां BS1 और BS2 नॉर्म्स पर चल रही हैं उन्हें पहले कबाड़ में डालना चाहिए और ऐसी गाड़ियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जारी नहीं किया जाए। NGT ने DDA को ऐसे वाहनों को सड़क से हटाने के लिए पार्किंग की जगह देने का आदेश भी दिया है। NGT ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को सड़क से हटाने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरा करने को कहा है। वहीं NGT ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि जिन लोगों की गाड़ियां सड़क से हटाई जाएंगी उन्हें क्या मुआवजा दिया जाएगा। सरकार पर निशाना साधते हुए NGT ने कहा कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए केंद्र ने कुछ नहीं किया क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। इसके अलावा NGT ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर बड़ा फैसला सुनाया है। NGT ने दिल्ली सरकार को 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों को डी रजिस्टर करने का आदेश दिया है।